हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कल रात तक की सुर्खियों से बने हुए हैं और आपके आगामी परीक्षा में कौन से क्वेश्चन हैं जो लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के सीरीज़ में कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड करा दी जाएगी। और देख लेते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है जो आपको क्या कर सकता है, एनर्जेटिक बना सकता है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। कौन कहता है कि किस्मत तय करती है, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। कि लोग कहते हैं ना कि कामयाबी जिसे नहीं मिल रही है यानी उसकी किस्मत कहीं ना कहीं ख़राब है। ठीक है, किस्मत थोड़ा बहुत डिपेंड करता होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तो आपका हार्ड वर्क है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, वर्क करना ही नहीं चाहते, बस किस्मत के उस पर बैठे हुए हैं, तो कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो आप कामयाबी क्या कहते हैं उसको, हार्ड वर्क करते रहिए। कामयाबी मिलना ना मिलना तो वो तो बात की बात है, पहले आप वर्क तो करिए। और आपके वर्क को देख करके हो सकता है किस्मत भी बैठी हो इसी उस पर कि आप कम मेहनत करो तब हम इसकी किस्मत बनाएंगे। तो फिर इसीलिए क्या करना है कि हमारे इरादों में क्या होना चाहिए, मजबूती होना चाहिए, दम होना चाहिए, ताकि जो मंजिल है वो भी क्या करे, झुक जाए और कहे कि हम आपके कदमों के लिए क्या हैं, आने के लिए तैयार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए लगे रहिए और अपना काम, जो हमारा जो वर्क है वो तो हमें करना ही करना है। वो तो बात की बात है कि हमें वो चीज़ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जब हम डेडिकेटेड होकर के कोई वर्क करेंगे तो वो तो 100% कभी ना कभी तो मिलना ही मिलना है। तो बस लगे रहिए। चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस राज्य में हाल ही में 4 अप्रैल 2022 को गणगौर लोक उत्सव मनाया गया है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा है, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर ये गणगौर लोक उत्सव मनाया गया। वो कौन सा राज्य है, वो है राजस्थान। यहाँ पे देख लेते हैं राजस्थान में ये मनाया गया है। तो देख लेते हैं ये गणगौर का मतलब क्या है। इसका मतलब है शिव और इसका मतलब है पार्वती यानी गौरी माता। तो शिव और गौरी माता यानी पार्वती माता किसमें क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। बाकी और फैक्ट देख लेते हैं। और ये जो आपका लोकोत्सव है ये चैत्र शुक्ल तृतीया जिसको तीज भी कह सकते हैं, उसमें ये मनाई जाती है। अभी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी प्रथमा तिथि को। तो उसमें क्या मनाया गया था, गुड़ी पड़वा। हम लोगों ने मतलब गुड़ी पड़वा कहाँ पर, महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया गया था। और यहाँ पे चैत्र शुक्ल तृतीया जो है ये इसमें क्या मनाया गया है, गणगौर लोकोत्सव सेलिब्रेट किया गया है। और इसमें क्या किया जाता है, जयपुर की जो है वो शाही सवारी निकाली जाती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जो अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। तो वो कौन सा है, वो है कालबेलिया नृत्य। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार कि कालबेलिया नृत्य कहाँ से संबंधित है। तो ये कहाँ से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। और ये कहाँ पर, ये अमूर्त धरोहर में शामिल है। टोटल देखा जाए कि अमूर्त धरोहर की मैंने बात की तो कुल कितने इसमें शामिल हैं, टोटल कितने हैं, 14 हैं, 14 हैं। और जो अभी नवीनतम शामिल हुआ है वो कोलकाता का क्या है, दुर्गा पूजा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं, किस आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की 2 मार्च 2022 को क्या किया है, शुरुआत किया है। तो किस आयोग ने किया है, तो वो क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग है। तो इसने मानव तस्करी के मामलों से निपटने के लिए क्या किया है, मानव तस्करी विरोधी यानी कि एंटी ट्रैफिकिंग सेल की क्या की है, शुरुआत की है। जिसका उद्देश्य क्या होगा, इसका मकसद क्या होगा, क्यों किया है कि जो महिलाएं हैं और लड़कियां हैं उनके बीच क्या किया जाए, जागरूकता बढ़ाया जाए। क्या किया जाए, जागरूकता बढ़ाया जाए। और ये जो एंटी ट्रैफिकिंग है यानी कि मानव तस्करी विरोधी जो इकाइयाँ हैं उनको क्या किया जाए, ट्रेंड किया जाए। क्या किया जाए, उनको ट्रेंड किया जाए। और जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं उनकी जवाबदेही को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। और देख लेते हैं इसमें और भी कुछ फैक्ट्स जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं।
देख लेते हैं हम क्या कह रहा है। ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, तो इसमें बस इतना ध्यान रखना कि जो महिला और बच्चों को क्या करना, जागरूक करना है, और जो लोगों को बचाया गया है, जिन्हें बचा लिया गया है, उनके जीवन को क्या करना है, पुनर्निर्माण करना है। तो ये सारे इसके क्या हैं, मकसद हैं। अगर बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं ये इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1992 में हुई थी। जनवरी 1992 में हुई थी। किस एक्ट के तहत हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम एक्ट 1990 के तहत इसकी स्थापना जनवरी 1992 में होती है। और ये कैसा निकाय है? ये एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? एक वैधानिक निकाय है, जिसका क्या किया गया था कि कब बताया मैंने अभी को कि जनवरी यानी 31 जनवरी को 1992 यानी 1992 को इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? यानी पहली जो अध्यक्ष थी इसकी राष्ट्रीय महिला आयोग की, उनका क्या नाम था? जयंती पटनायक। इसके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था, तो फिर से डिस्कस करना तो आपको रट गया होगा एकदम से। जयंती पटनायक जो है, इनकी अध्यक्षता में ये किया गया था। और इसमें इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है और एक सदस्य सचिव होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। क्या क्या पता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, किसी में कूट में ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। तो इसमें ये ध्यान रखना कि एक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य सचिव और 5 अन्य सदस्य होते हैं। और ये जो NCW है यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसके अध्यक्ष को किसके द्वारा नामित किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा नामित किया जाता है। किसके द्वारा नामित किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा नामित किया जाता है। ये तो मैंने बताया कि जयंती पटनायक की अध्यक्षता में पहली बार ये हुआ था। अब प्रेजेंट टाइम में इसकी जो है हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है रेखा शर्मा। तो ये भी ध्यान रखना आपको, इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य के द्वारा 13 जिलों का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर ये कौन सा राज्य है आपका? आंध्र प्रदेश है। ये आपको देख रहा होगा मैप कि पहले 13 राज्य थे, तब ये था, और अब क्या हो गए हैं? 26 जिले हो गए हैं। सॉरी, राज्य नहीं थे, पहले इस राज्य में 13 जिले थे, और अब क्या है, आज से इसमें 13 नए जिले क्या है, मैप में इनके डाल दिए गए हैं। अब टोटल कितने हो गए? 26 क्या हो गए हैं? जिले यहाँ पर हो गए हैं। तो ये जो आंध्र प्रदेश के सीएम है, कौन है आंध्र प्रदेश के सीएम? उनका नाम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। क्या नाम है? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। इन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई है। तो ये जो आंध्र प्रदेश जो गुंटूर जिला है, वहाँ के ताडेपल्ली में ये क्या किया गया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये शुभारंभ किया गया है। अब टोटल कितने हो गए? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 13 से कितने हो गए हैं? 26 हो गए हैं। और ये जो 13 नए बने हुए हैं, उसमें मैं बोल दे रही हूँ कि वैसे याद तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन सुने रहेंगे तो एटलीस्ट क्या होगा, कहीं ना कहीं माइंड में आपके रहेगा और सामने आएगा, तो हो सकता है कि क्लियर है कि हाँ ये तो बोला गया था, तो ये तो आपके माइंड में हो सकता है। तो ये 13 जो मैं बोल रही हूँ, ये ध्यान से सुनिए कि जो नए अभी बनाए गए हैं 13, वो कौन कौन से हैं? 1 मिनट। तो उनका नाम है मान्यम, अल्लूरी सीताराम, राजू, अनाकापल्ली, काकीनाडा, कोनासीमा, एलरू, NTR, बापटिया, पलनाडु, नंदयाल, श्री सत्य साई, और फिर क्या है? अन्ना मैया एंड श्री बालाजी। क्या क्या है? फिर से बोल दे रही हूँ कि मान्यम, अल्लूरी सीताराम, राजू, अनाकापल्ली, काकीनाडा, कोनासीमा, एलुरु, NTR, बापटिया, पलनाडु, नंदयाल, श्री सत्यसाई, अन्ना मैया, श्री बालाजी, ये आपके जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपका। और अभी अगर बात करें कि अगर एक क्वेश्चन और आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि जो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो कौन सा था जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? यही आंध्र प्रदेश। तो ये भी आपका
क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और अभी अगर पूछा जाए कि टोटल जो कितने हाई कोर्ट हैं, तो टोटल कितने हैं, 25 हैं। तो उसमें नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है, अमरावती। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहभागिता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, हर साल ये मनाया जाता है 4 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए तो क्या कहेंगे, यूनाइटेड नेशंस, मतलब ये संयुक्त राष्ट्र का है ये प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशंस का मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल, अगर इसी को खाली कहें, 1 मिनट रुकिएगा जरा, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। तो ये किसका है, ये संयुक्त राष्ट्र का है। उसी का ये क्या करता है, हर साल ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। मनाया क्यों जाता है, क्या इसका पर्पज है, क्या इसका उद्देश्य है। तो जो बारूदी सुरंग हैं, क्या है, बारूदी सुरंग हैं, उनके बारे में जागरूकता, बारूदी सुरंग, इनके बारे में जागरूकता बढ़ाना और इनके उन्मूलन की दिशा में क्या करना है, प्रगति करना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसकी थीम की बात कर लें कि 4 अप्रैल को ये मनाया गया, तो इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम रखी गई है माइन एक्शन, एक मिनट, इसकी जो थीम रखी गई है 2022 की, वो है सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स, सेफ होम। क्या रखी गई है, सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स, सेफ होम। हिंदी में बात करें तो सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर, ये इसकी थीम है 2022 की। और ये मतलब कब से स्टार्ट हुई थी, तो 8 दिसंबर 2005 को यूएन के द्वारा घोषणा की गई कि अब क्या करेंगे, हर साल 4 अप्रैल को इस दिवस को हम लोग मनाएंगे। और ये तो घोषणा की गई। एंड 2006 में पहली बार क्या किया गया था, ये मनाया गया था। 4 अप्रैल 2006 को ये पहली बार मनाया गया था। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के, कौन सा समुदाय है, वन्नियार समुदाय। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है पूरी तरह से संभावना है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन्नियार समुदाय का संबंध किस राज्य से है। तो ये किससे है, तमिलनाडु से है। किस राज्य से इसका संबंध है, तमिलनाडु से है। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल पढ़ लेते हैं कि क्या है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये तो पता ही होगा कि इंदिरा साहनी समिति के द्वारा ये जो आरक्षण की बात की गई थी 50% इंदिरा साहनी समिति के द्वारा, क्लियर। लेकिन अभी हम लोग वन्नियार समुदाय के बारे में पढ़ रहे हैं। तमिलनाडु में क्या किया गया है, जो आरक्षण दी गई है वो 69% की बात की गई है तो 50% इनके इंदिरा साहनी समिति के द्वारा, लेकिन तमिलनाडु में जो बात की गई वो 69% आरक्षण दिया गया है, क्लियर। और इस 69% आरक्षण में आपका जो है, इसमें जो पिछड़े वर्ग हैं उनको 30%, क्लियर। सेकंड आपका है मोस्ट बैकवर्ड क्लास, इनको दिया गया है 20% आरक्षण। एससी के लिए कितना दिया गया है, 18%, एंड एसटी के लिए कितना दिया गया है, 1%। तो टोटल ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 69। तो अभी हम लोग को ये नहीं देखना कि किसको किसको दिया गया, बस हम लोगों को वन्नियार समुदाय के बारे में पढ़ना कि आखिर ये चर्चा में क्यों आया। तो इसलिए है कि ये जो MBC, अब हम लोग इतना आप लोगों ने देख लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। अब हम केवल एक पर्टिकुलर को लेकर के देखते हैं। ये जो MBC है यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, इसमें दिया गया टोटल कितना, 20% आरक्षण दिया गया। और इस 20% में क्या होता है, एक इसमें MBC में 3 आते हैं, MBC में 3 समुदाय आते हैं, जिसमें से जिसकी बात हम लोग करेंगे वन्नियार समुदाय, ये भी इसी में आता है, MBC में आता है। तो इस 20% में वन्नियार समुदाय को ही टोटल कितना दे दिया गया, 10.5% आरक्षण दे दिया गया। 10.5% अकेला इसी को ही दे दिया गया।
तो इसी को ये क्या किया, तमिलनाडु सरकार ने इसको 10.5% आरक्षण देने का कानून पारित किया था एमबीसी के उस अंदर डालते हुए। लेकिन इसको क्या हुआ, और इसके जैसे इन्होंने ये फैसला दिया तमिलनाडु सरकार ने, उसके बाद इसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या की गई, चुनौती दे दी गई थी। और तभी से ये इसके बारे में ये कहा, और मतलब ये चुनौती दे दी गई और ये कहा गया कि, और अच्छा ये बताइए, जब एमबीसी को ही 10.5 दे दिया जाएगा, ऑब्जेक्शन तो जिसने भी किया एकदम सही किया कि जब इन्हीं को दे दिया जाएगा इतना सीधे सीधे, तो बाकी और सबको क्या मिलेगा। तो यही कहा गया वहाँ पर कि ऐसे वन्यार समुदाय के लोगों को ही सरकारी नौकरी हो या शैक्षिक संस्था में जो प्रवेश है उनके लिए आरक्षण का लाभ मिलेगा। बल्कि जो और अति पिछड़ी जाति हैं, जैसे कि ये एमबीसी क्लासेस में जो अन्य 25 और अन्य जातियाँ शामिल हैं, इस एमबीसी में 25 और अन्य शामिल हैं। तो ऐसे में और 68 पिछड़ी जाति, तो इन सब में जो लगभग जो बचा हुआ है वही साझा करना होगा। जब अकेले इन्हीं को दे दिया जा रहा है, बाकी और जो फीसदी कोटा बच रहा है वो इसमें इन लोगों के बीच में साझा करना पड़ेगा। तो यही इनका ये कह करके ये चीज़ें यहाँ पर क्या किया गया, ऑब्जेक्शन किया गया। फिर क्या होता है कि जो तमिलनाडु, फिर इसके जो 10.5% आरक्षण, फिर इसमें क्या किया, तमिलनाडु सरकार ने इसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो तमिलनाडु में ये बात की गई थी 10.5 आरक्षण की, इसको क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में रद्द कर दिया है। और उसने क्या किया कि इसके लिए जो एमबीसी के लिए जो उपलब्ध 20% आरक्षण है, उसमें से वन्यार समुदाय को 10.5 आरक्षण देने वाला जो तमिलनाडु अधिनियम 2021 है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिया। और इस कानून को रद्द करने के जो मद्रास हाई कोर्ट का आदेश था, उसी को क्या कर रहा है, ये बरकरार रखा हुआ है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये देखा जाए जो वन्यार समुदाय को दिया गया 10.5 आरक्षण, तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारी आर्टिकल 14 है, 15 है एंड 16 है, ये जो ये 2021 का एक्ट है इसका तमिलनाडु वाला, तो ये क्या है, ये 14, 15 और 16 क्या है, विपरीत है। समानता, कहाँ समानता है, किसी को ज़्यादा दिया जा रहा है, किसी को कम दिया जा रहा है, तो ये समानता का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो ये यही कहा गया कि ये जो वन्यार समुदाय के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें वन्यार समुदाय के लिए 10.5%, तो उसमें कौन कौन से आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है, 14, 15, 16। तो ये सब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा करके कहीं से भी, तो आपको क्लियर होना चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप ना हो। तो उन्होंने बस यही कहा कि जो पिछड़े वर्ग की तुलना में जो वन्यार है उसको एक अलग समूह के रूप में मानने का कोई आधार नहीं है। तो इस प्रकार यही जो 2021 अधिनियम है वो आर्टिकल 14, 15 और 16 के क्या है, विपरीत है। तो चलते हैं और भी देख लेते हैं और क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का हाल ही में 3 अप्रैल 2022 को खिताब जीत लिया है। तो किसने जीता है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का हाल ही में क्या किया है, खिताब जीता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो आईसीसी ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, तो किसके खिलाफ जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने किसके खिलाफ जीता है, तो इंग्लैंड को 71 रनों से इसने क्या किया है, हरा दिया। और सेकेंड थिंग और क्या आपको जानना है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये लगातार 7वीं बार, ये जो है 7वीं बार जो है इसमें क्या है, इसको अपने नाम खिताब को किया है। और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हाँ, ये कहाँ खेला गया है, ये कहाँ पर, क्राइस्टचर्च, ऑस्ट्रेलिया टीम ने क्राइस्टचर्च में खेला है। कहाँ पर ये खेला गया, क्राइस्टचर्च में खेला। तो वो नहीं इंपॉर्टेंट है, बस हमको ये ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया। तो ऑस्ट्रेलिया जीता है और हराया किसको है, इंग्लैंड को हराया है। और इसमें कुछ अवार्ड दिए गए हैं किससे, जैसे कि प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है, तो प्लेयर ऑफ द मैच जिसे चुना गया उनका नाम लिख लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया के ही ओपनर हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर एलिसा हीली को ये क्या किया गया, प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। और इन्हीं को ही, एलिसा हीली को ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी नवाजा गया है। किससे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं।
कि और क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। और हाँ, कुछ और क्वेश्चन रिवीजन इसमें करा दे रहे हैं, जैसे कि सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली कौन सी महिला खिलाड़ी हैं, तो मिताली राज हैं। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है, स्मृति मंधाना को मिला है। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन चुकी हैं, झूलन गोस्वामी हैं। तो ये सारे अभी देखा जाए तो इस एक महीने मतलब लास्ट कौन सा था, ये अप्रैल चल रहा है, मार्च में ही ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो ध्यान रखिएगा, रिवीजन इसीलिए बार बार करा देना ताकि आपको स्किप ना हो कोई भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में विक्टर ओरबन ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, ओरबन ऐसे लिखा जाएगा। हाल ही में विक्टर ओरबन किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो किस देश के ये बने हैं, ये हैं हंगरी के। कहाँ के बने हैं ये, हंगरी के बने हैं। और अगर बात करें हंगरी की, हंगरी आया है तो हंगरी की राजधानी देख लेते हैं। हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट है। और यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, पुस्टाज कहते हैं। क्या कहते हैं, पुस्टाज कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछ ले कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, अभी हाल ही में क्या है, इनकी पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। यहाँ पे महिला राष्ट्रपति हैं, अभी पहली चुनी गई हैं, नियुक्त हुई हैं। तो ये कहाँ की, मतलब क्या नाम उनका, कैटलिन नोवाक। ये मैंने बताया भी था, 1 मिनट। कैटलिन नोवाक, ये आपका टा है, कैटलिन नोवाक, ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64वें ग्रैमी अवार्ड, इम्पोर्टेंट ये है, इसको ध्यान रखिएगा। 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो किसे प्रदान किया गया है, पहले देख लेते हैं ग्रैमी अवार्ड के बारे में। बाकी पहले कुछ फैक्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किसे क्या प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं। ये जो ग्रैमी अवार्ड होता है वो किससे संबंधित है, ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है, इसे देख करके तो पता चल गया होगा किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। और इस बार ध्यान रखना कौन से नंबर का, 64वां संस्करण था इसका। तो ये जो है संगीत, ये म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए जो ग्रैमी अवार्ड है, ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। क्लियर। और इसमें क्या किया, इसमें जो अभी इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ कहाँ है, ये हुआ है लॉस वेगास में हुआ है। कहाँ पर हुआ, लॉस वेगास में हुआ है, वेगास में हुआ है। क्लियर। और लॉस वेगास के कहाँ पर, किस में हुआ है, MGM ग्रैंड गार्डन एरेना में हुआ है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं एक फैक्ट की देख लेते हैं कि किसे क्या अवार्ड दिया गया है। तो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली फर्स्ट पाकिस्तानी महिला कौन है, ये पूछा जा सकता है। पहली पाकिस्तानी महिला कौन है, कौन बनी है, अरोज आफ्ताब। क्लियर। और इन्हें अरोज ने किसके लिए, इन्हें जो मिला है, जो ग्रैमी अवार्ड मिला है, पहली पाकिस्तानी महिला बन चुकी हैं, तो इन्हें किसके लिए मिला है, तो मोहब्बत के लिए मिला है। किसके लिए मिला है, मोहब्बत के लिए इन्हें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस का ग्रैमी अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। इतना क्लियर हो गया होगा। और भी देख लेते हैं कि अगर पूछ ले रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार ये किसे दिया गया है, तो सिल्क सोनिक को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, लीव द डोर ओपन, ये भी क्लियर हो गया होगा। और अगर पूछे सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे, ये कौन सा सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, सॉन्ग ऑफ द ईयर ये अवार्ड किसे दिया गया है, ये दिया गया है ब्रूनो मार्स को दिया गया है। किसे दिया गया, ब्रूनो, यहाँ लिख दे रही हूँ, ब्रूनो मार्स को दिया गया है।
और ब्रूनो मार्स, और एक को और दिया है, एंडरसन को दिया गया है। ब्रूनो मार्स सॉन्ग ऑफ द ईयर 2 लोगों को मिला है, एक ब्रूनो मार्स और एंडरसन पाक को। किसके लिए दिया गया है? लीव द डोर ओपन के लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर का ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। और सिल्क सोनिक वाला तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। सिल्क सोनिक जो है ये इस नाम से बुलाए जाने वाले जो ब्रूनो और एंडरसन ने इस गाने को क्या किया था? कंपोज किया था। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। और मैंने पाकिस्तान वाला बता दिया। एक और ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, एक मिनट, नहीं ये क्वेश्चन क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। ये जो है एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड, ये किसे दिया गया है? ये जो यहाँ पर है इन्हीं को दिया गया है। क्या नाम है इनका? जॉन बैटिस्ट को इनका जो है VR इसके लिए इनको दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जितना भी बताया है सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको सारे आप एक जगह लिखिएगा और रट डालिएगा, बाकी हम रिवीजन कराते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है, अनुराग ठाकुर के द्वारा। तो जब प्रसारण सेवा पोर्टल लिखा है तो यानी ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ये अनुराग ठाकुर के पास एक और विभाग है। वो कौन सा विभाग है? पता होगा, अभी कुछ दिन पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था। खेल मंत्री भी ये है, ठीक है। तो ये और ये दोनों है इनका। तो अभी प्रसारण सेवा पोर्टल किसके द्वारा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर के द्वारा इसका क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ क्यों किया गया है? तो इसमें क्या है कि जो मतलब इसमें सरकार की ओर से जो भी कोई भी जरूरी अगर अनुमति होगी या स्वीकृति पाने की जो प्रोसेस होगा, तो पूरी तरह इस पोर्टल के माध्यम से क्या कर दिया जाएगा? ऑनलाइन कर दिया जाएगा। और इससे क्या होगा? जो सर्विसेज होंगी, जो सेवा होंगी, उसमें क्या होगा? पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी। तो इसलिए इस पर्पस से इसको क्या किया जा रहा है? प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या है? उनका यही है कि एक क्या है कि उसको क्या बोलते हैं कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। उनका कहना है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो इसी मंत्र के लिए उन्होंने क्या इस दिशा में, तो ये तो एक बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है, ठीक है। तो ये पोर्टल क्या करेगा? अन्य मंत्रालयों के साथ क्या करेगा? लिंक करेगा, ताकि सरकार की ओर से जो भी किसी भी तरह की जरूरी जो अनुमति हो या स्वीकृति पाने का जो प्रोसेस हो, वो कैसा हो जाएगा? पूरी तरीके से ये ऑनलाइन हो जाएगा। यानी प्रसार को क्या कर देना है? एक एकल खिड़की प्रदान कर दी जाएगी। क्लियर? दिल्ली में ये किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस एशियाई देश में 3 अप्रैल 2022 को अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? ये भी देख लेते हैं। अफीम की खेती कहाँ पर की गई है? अब प्रतिबंध लगाने की घोषणा अफगानिस्तान में की गई है। अफगानिस्तान में पता ही होगा इस समय किसका शासन चल रहा है? तालिबानों का शासन चल रहा है, तालिबान का। तो इसी ने क्या किया है? इस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अभी क्या हुआ है? इसका ये जो किसान, ये सारे फार्मर्स हैं वहाँ के, तो किसान जो इसमें क्या होता है, इस अफीम में लाल लाल आपको दिख रहा होगा ये खेत, यहाँ पे रेड रेड फ्लावर हो गए हैं। तो इसको क्या कहते हैं? काटा जाता है। जब कटाई शुरू कर दी यहाँ पे, तो इसको क्या करते हैं? अफीम का, इसको जब ये जो इसका रेड फ्लावर है, इससे क्या करते हैं ये लोग? इससे अफीम से हेरोइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हेरोइन, वो एक्ट्रेस वाला नहीं, हेरोइन बनाने में इसका यूज़ होता है। क्लियर? तो तालिबान के द्वारा क्या किया गया? आदेश दिया गया, इनको किसानों को चेतावनी दी गई, वार्न किया गया कि अगर वो ऐसे ही कटाई जारी रखेंगे तो उनके फसल को या तो जला दिया जाएगा या फिर उन्हें कैद की सज़ा सुना दी जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया? प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसके द्वारा कर दी गई है? अफगानिस्तान के द्वारा कर दी गई है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अफीम में क्या पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये मार्फिन, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? और ये आप उस समय चर्चा में था, तो क्या कहते हैं कि ऑपरेशन देवी शक्ति, ये किससे संबंधित है? अफगानिस्तान से संबंधित है। यहाँ से जो नागरिक है, भारतीय नागरिक थे, वहाँ से इन्हें लाया गया था। किस अभियान के तहत? ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत लाया गया था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और अभी जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट आई थी, इंडेक्स आई थी, उसमें जो सबसे नाखुश देश है, मतलब सबसे ज़्यादा दुखी देश जो है, वो कौन सा है? अफगानिस्तान ही है। तो ये भी ध्यान रखना है। और जो वहाँ पर बांध है 2, जो कि बहुत चर्चा में था उस टाइम, सलमा बांध
और शहतूत बांध, ये भी कहाँ है, यहीं से संबंधित है, कहाँ पर, अफगानिस्तान से संबंधित है। और ये किसके द्वारा ये दोनों बांध बनवाए गए हैं, ये भारत के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन भी है आज का। किस भारतीय राज्य ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्यकारी योजना होगा, थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया, नहीं सही है, बस ये गलत हो गया, एक मिनट, कार्य योजना विकसित करने के लिए WWF इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। किस भारतीय राज्य ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए WWF इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, वो कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। SBSAP का मतलब S से स्टेट, B से बायो, डी विविधता डाइवर्सिटी, रणनीति को क्या कहते हैं इंग्लिश में, S स्ट्रैटेजी, और कार्य योजना को क्या कहेंगे, एक्शन प्लान। तो इसका WWF इंडिया के साथ क्या किया गया, समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है, किसके द्वारा, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। इतना क्लियर हो गया होगा। और ये जो है SBSAP जो है, ये जो कार्य योजना एक्शन प्लान है, इसके ये जो है इसको 2020 के बाद से क्या किया गया है, जो वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क है यानी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, और जो पक्के घोषणा पत्र है, पक्के घोषणा यानी पक्के डिक्लेरेशन, उसी के साथ इसको क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो ध्यान रखना कि इसके द्वारा जो किया गया है वो SBSAP को, जो 2020 के बाद के जो वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क हैं उनको, और जो पक्के डिक्लेरेशन है उसके साथ इसको क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। और पिछले साल जो पक्के टाइगर रिजर्व, एक मिनट यहाँ लिख दे रही हूँ, पक्के टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षण जो है, इसमें 2047 डिक्लेरेशन, एक मिनट स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, 2047 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज रेजिलेंट एंड रेस्पॉन्सिव अरुणाचल प्रदेश को अपनाया गया था। इतना क्लियर हो गया होगा। और इसमें जो ये किसकी, वहाँ के जो पर्यावरण और वन मंत्री, उनका नाम है मामा नटुंग, तो उन्हीं की अध्यक्षता में ये घोषणा की गई है। और इससे क्या होगा, तो इस योजना से जो राज्य है और जो सतत विकास है उसके लिए लोगों की जो आकांक्षाएं होंगी उसको क्या की जाएगी, पूरी की जाएंगी। तो उम्मीद है आपको सारे टर्म क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं कल का रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या कह रहा है। कौन सा राज्य हाल ही में भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बन गया है, तो वो है उत्तर प्रदेश। किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है, डॉक्टर S राजू। साजिबू नोंगमा पनबा, ये भारतीय राज्य का पारंपरिक त्यौहार है, किसका, मणिपुर का है, मणिपुर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये देखिए कल ही मैंने डिस्कस किया था, अनुराग ठाकुर ये खेल मंत्री भी हैं और ये सूचना प्रसारण मंत्री भी, तो ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या है कि यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, कर्नाटक। फर्स्ट वाला कहाँ हुआ था, ओडिशा, तो ये इसका कौन सा संस्करण है, दूसरा संस्करण है, तो ये भी ध्यान रखना है। चर्चा में रहा शब्द हिप्पोक्रेटिक शपथ किससे संबंधित है, चरक संहिता से संबंधित है, क्योंकि अब इसको क्या कर दिया गया, हिप्पोक्रेटिक शपथ की जगह पे क्या कर दिया, चरक शपथ कर दिया गया है। भारतीय सेना ने 3 अप्रैल 2022 को सेना चिकित्सा कोर के द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो इसका मनाया जाता है 3 अप्रैल को। इस बार जो मनाया गया 258 नंबर का मनाया गया है, और ये आपदा में क्या करती है, लोगों की सेवा करती है। भारत के किस पड़ोसी देश की नेशनल असेंबली को हाल ही में भंग कर दिया गया है, वो है पाकिस्तान। किस एशियाई देश ने आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है, तो वो कौन सा है, श्रीलंका। स्कूली विद्यार्थियों के लिए 2 अप्रैल 2022 को देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 कहाँ संपन्न हुई है, न्यू दिल्ली। RBI नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर वर्डिका नामक, तो ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, वर्डिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना कहाँ की गई, मैसूर में की गई है, मैसूर कर्नाटका। केंद्र सरकार ने किन 3 पूर्वोत्तर राज्यों में लागू अफसपा एक्ट 1958 को आंशिक रूप से वापस ले लिया है, तो ये 3 से, असम, नागालैंड और मणिपुर से। ये देखिए यहाँ पे न्यूज़ है कि आंध्र प्रदेश में अस्तित्व में आए 13 नए जिले, अब 26 हो गई, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। और यहाँ के जो CM है जगन मोहन रेड्डी,
तो ये सब आपको बता दिया है। तो चलिए, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और जो नए देख रहे हो उसको वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिसने बेल आइकन प्रेस नहीं किया वो भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो डालूँ, जब भी डालूँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसको टाइम टू टाइम देख सकें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर सिलेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।